हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने दो चीजें डील करी है, एक है रिकॉर्ड्स और दूसरा है असेसमेंट। बाकी के जो दो तीन टॉपिक्स बचे हैं ना, वो मैं आज और कल में वीडियो अपलोड कर दूंगी। बाकी वीडियो की लेंथ देख के या स्लाइड्स देख के घबराना मत, क्योंकि सच्ची बता रही हूँ बहुत आसान है। एक बार वीडियो देख लोगे ना, बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जनरल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 31 बोलता है रिकॉर्डर राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर। इसमें ये बोला गया है कि हर एक एस्टेट के लिए, एस्टेट यूजुअली आप एक मान लो एक विलेज या फिर कोई भी एक स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लैंड, जैसे गवर्नमेंट एज अ होल या एक एज अ यूनिट ट्रीट करती है, और कि उससे रिलेटेड हमारे पास सारे लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होना चाहिए। तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर जो एस्टेट होता है ना, उसके पास एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है कि एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है रिलेटिंग टू लैंड, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो क्या क्या चीजें लिखी होती है? पहला है स्टेटमेंट ऑफ पर्संस एंड देयर राइट्स, मतलब कौन उस पर्टिकुलर लैंड का ओनर है, कौन उसमें किराएदार है, टेनेंट्स कौन है। फिर उसके बाद क्या असाइनीज ऑफ द लैंड रेवेन्यू है या नहीं। असाइनीज ऑफ द लैंड रेवेन्यू यानी कि क्या गवर्नमेंट ने किसी बंदे को ऑथराइज करा हुआ है कि इस पर्टिकुलर लैंड से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, या फिर किसके पास राइट है कि वो रिसीव कर सके रेंट, प्रॉफिट्स और प्रोड्यूस, या फिर किसी के पास राइट है कि वो उस लैंड को ऑक्यूपाई कर सके, ये सब चीजें। देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट्स, कि जो अलग अलग बंदे हैं उनका उस पर्टिकुलर लैंड पे कितना हक है, कि एज अ ओनर हक है या एज अ टेनेंट है तो कितना हक है, या फिर कितनी जो पूरी लैंड है वो है वहां पे। फिर कंडीशंस एंड लाइबिलिटीज, क्या कुछ उस पर्टिकुलर लैंड से अटैच्ड है या फिर नहीं। फिर पेमेंट जो है कि मतलब कि आप कितना ओ करते हो रेंट या लैंड रेवेन्यू, या कितना अमाउंट जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। फिर कस्टम्स ऑफ द एस्टेट, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस तो कोई नहीं चली आ रही है, जैसे कि आपके पास एक लैंड है लेकिन उस पे किसी तीसरे बंदे का हक हो कि उस पे वो भेड़ बकरी वगैरह जो चरा सकता है, तो ये सारे जो कहीं कहीं उस एस्टेट से रिलेटेड कस्टमरी राइट्स तो नहीं जुड़े हुए। देन मैप ऑफ द एस्टेट, कि पूरा वो जो एस्टेट है उसकी कितनी बाउंड्री है, कितना साइज है, ये सब कुछ। या फिर ऐसा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस लैंड से जुड़ा ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल या गवर्नमेंट की जो कंसेंट है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। सेक्शन 32 क्या बोल रहा है? अब देखो, तुमने ना जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो पूरा बना लिया, ठीक है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि किसी भी एस्टेट से रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कभी बना ही नहीं है आज तक, या फिर बना तो था बट बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो गया है। तो फिर हमारा जो कमिश्नर होता है ना, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि यार इस एस्टेट से रिलेटेड एक नया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना दो, या फिर पुराना वाला बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया तो उसको अपडेट कर दो, ठीक है। और अब ये जो भी नया वाला रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनेगा या जो भी अपडेटेड वर्जन बनेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, बिल्कुल वो ऑफिशियली बन चुका है। जो अब पुराना वाला था वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन मान लो जो पुराना वाला रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उनकी ओनरशिप है इस पर्टिकुलर लैंड से रिलेटेड, या एक्स वाई जेड गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी राइट्स ओनरशिप की बातें करी हुई थी, वो बिल्कुल जो अब नया रिकॉर्ड्स बनाए उसमें सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन सेक्शन 33 एनुअल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं? देखो, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो तो एक पूरा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अब क्या होता है कि हर साल जो है हम ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करते हैं, उसको अमेंड करते हैं। तो इस अपडेटेड या अमेंडेड वर्जन को हम बोलते हैं एनुअल रिकॉर्ड। और ये कौन करता है? जो कलेक्टर है ना, वो इंश्योर करता है कि पटवारी जो है उस एनुअल रिकॉर्ड को प्रिपेयर करे, या तो हर साल या फिर एक ऐसे इंटरवल ऑफ टाइम पे जो कि कौन फिक्स करता है? फाइनेंशियल कमिश्नर। और उसके अंदर क्या बातें लिखी होती है ना एनुअल रिकॉर्ड्स में? वही लिखा होता है कि लैंड ओनर कौन है, टेनेंट कौन है, साइनी कौन है, फिर क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, ये सब कुछ। और अगर मान लो एनुअल रिकॉर्ड में कोई और भी डॉक्यूमेंट जो है तुम लगवाना चाहते हो, तो फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और प्लस में और क्या होता है कि जब एनुअल रिकॉर्ड्स बनते हैं ना, तो कलेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंश्योर करना कि जो पटवारी है जब वो एनुअल रिकॉर्ड बना रहा है, तो वो साथ साथ में एक रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस भी रखे। रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस में पटवारी क्या क्या नोट करता है? मान लो किसी का जो राइट है वो चेंज हो गया, कि अब कोई नया बंदा एक लैंड ओनर बन गया या टेनेंट बन गया, या मतलब ऐसे जो भी चेंजेस होते हैं ना तुम्हारी ओनरशिप पे या राइट्स एंड लाइबिलिटीज में, वो सब कुछ चीजें पटवारी रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस में नोट डाउन करते हैं। या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर है वो और भी कोई ऐसे रजिस्टर बोल सकते हैं कि रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस के साथ ये छोटे मोटे जो रजिस्टर्स है वो भी तुम मेंटेन करो। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर मेकिंग द रिकॉर्ड्स। अब सेक्शन 34 बोल रहे हैं एनुअल रिकॉर्ड्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड? लैंड ओनर्स, असाइनीज और रेवेन्यू एंड ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। तो इससे रिलेटेड जब बनाते हैं तो क्या प्रोसीजर होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये देख लो, इसमें ये बोला हुआ है कि जब कोई भी पर्सन
किसी भी लैंड में राइट एक्वायर करता है बाय वे ऑफ परचेज, खरीदने से, मॉर्गेज से, इनहेरिटेंस से, और ऐसे उसका इफेक्ट होता है कि वो या तो लैंड ओनर बन गए, या असाइनी बन गए, या क्या बन गए, टेनेंट बन गए। तो फिर क्या होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई तू, तेरे ऊपर ये जो नया राइट जो आया है कि तू लैंड ओनर बन गया, असाइनी बन गया, टेनेंट बन गया, ये पटवारी के पास तुम जाओ और रजिस्टर करवा दो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पे वही बात लिखी है, ड्यूटी टू रिपोर्ट एक्विजिशन ऑफ द राइट्स। इफ अ पर्सन गेट्स एनी राइट इन द लैंड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट और इन एनी अदर वे, ही मस्ट इन्फॉर्म द पटवारी ऑफ द एस्टेट। लेकिन मान लो जिस भी बंदे ने ऐसा कोई भी राइट एक्वायर करा है ना, वो या तो माइनर है या फिर क्या है, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड है, इनसेन है, ये ऐसा कुछ है, तो फिर कौन करेगा इन्फॉर्म? जो गार्जियन होगा ना उसका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पटवारी को बता दे कि ये जो माइनर है या डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, उसने ऐसे ऐसे इस एस्टेट में राइट एक्वायर कर लिया। फिर अब पटवारी की क्या ड्यूटी होगी? पटवारी के पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आई है ना कि ये जो बंदा है इसने ऐसा राइट जो है वो एक्वायर कर लिया स्टेट में, वो अपने जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन जो मैंने आपको बताया था उसमें नोट डाउन कर लेगा। और साथ ही ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पटवारी को अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन पटवारी को लग रहा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में नोट डाउन करनी चाहिए, तो वो उस इंफॉर्मेशन को भी अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, वो चेक करेगा कि ये जो हमारा पटवारी है उसने जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, जो भी म्यूटेशन रजिस्टर में नोट डाउन किया है, क्या वो सही है या फिर नहीं। तो पूरी इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करेगा कि जो भी एंट्रीज वगैरह है वो कहीं गलत तो नहीं है ना, सही है ना, या फिर कोई ऐसी एंट्री हो जो मिस हो गई हो, या फिर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी बट नहीं रिकॉर्ड हुई, तो वो मतलब सब कुछ इंक्वायरी वगैरह करेगा और ऑर्डर पास करेगा कि जो हमारा एनुअल रिकॉर्ड बनेगा, पूरा जो साल भर का रिकॉर्ड बनता है, उसमें कौन कौन सी जो एंट्रीज है वो जाए, क्योंकि यार सही एंट्री जानी चाहिए, गलत एंट्री नहीं जाएगी ना। तो अब वही कि एनुअल रिकॉर्ड में जो भी नई एंट्रीज आई है वो हो गई, और जो अगर मान लो कि बहुत पुरानी थी या कोई इनकरेक्ट एंट्रीज थी, उनको हम हटा देते हैं और हमारा एनुअल रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाता है। अब सेक्शन 35 बोलते हैं मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ द एनुअल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर पर्संस। तो अदर पर्संस कौन हो गए? जिनका लैंड में इंटरेस्ट है, लेकिन बट लैंड ओनर या असाइनी या टेनेंट्स की तरह उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका बहुत छोटा इंटरेस्ट है। जैसे कि मान लो कि कैसे इंटरेस्ट है, ईजमेंट वाला इंटरेस्ट हो गया, या फिर क्या है, राइट टू प्रॉफिट्स का इंटरेस्ट हो गया, राइट टू रेंट का इंटरेस्ट हो गया, ऐसे ऐसे छोटे मोटे इंटरेस्ट है। तो अगर मान लो कि इफ द एक्विजिशन इज अनडिस्प्यूटेड, यानी कि जो बंदा है, ठीक है, उसका जो ये छोटा मोटा राइट है वो लैंड में क्लियर है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो फिर पटवारी क्या करेगा कि उस वो जो पर्टिकुलर राइट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एनुअल रिकॉर्ड्स में डायरेक्टली रजिस्टर कर लेगा। लेकिन मान लो इफ द एक्विजिशन इज डिस्प्यूटेड, यानी कि क्या है, लोगों में लड़ाई चल रही है कि नहीं, कोई इंसान बोल रहा है कि नहीं भाई, तेरा वो जो ईजमेंट राइट है वो इस पर्टिकुलर लैंड में नहीं है, या फिर तेरा कोई ऐसा राइट ही नहीं है, राइट टू प्रॉफिट्स या राइट टू रेंट नहीं है, तो मतलब झगड़ा चल रहा है। तो पटवारी क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनुअल रिकॉर्ड्स में डायरेक्टली नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, म्यूटेशन रजिस्टर में डाल देगा। और सेक्शन 34 में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसका रोल होता है कि जो भी म्यूटेशन रजिस्टर में एंट्रीज वगैरह की है वो देखेगा कि सही है या नहीं है, या गलत है तो फिर क्या है, ये सब कुछ मतलब पूरी इंक्वायरी करेगा, और फिर जो है बताएगा कि एनुअल रिकॉर्ड में क्या फाइनल एंट्री होनी चाहिए। अब सेक्शन 36 बोल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्प्यूट। अब मान लो कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है जब हम रिकॉर्ड को बना रहे हैं, या फिर क्या रिवाइज कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को तब, या फिर जब म्यूटेशन वाला जो रजिस्टर है उसमें एंट्रीज कर रहे हैं, तो मान लो कोई भी झगड़ा किसी भी राइट से रिलेटेड या कोई भी फॉर दैट मैटर झगड़ा अराइज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, या तो जो अपना ये रेवेन्यू ऑफिसर है खुद से, या फिर किसी पार्टी ने उसको एप्लीकेशन डाली है कि ऐसे ऐसा जो है डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, पूरी इंक्वायरी वगैरह जो है वो करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है उसमें फाइनल एंट्री क्या होनी चाहिए, किसका राइट है किसका नहीं है, वो ये सब कुछ जो डिस्प्यूट है वो डिसाइड कर लेगा। लेकिन मान लो अब रेवेन्यू ऑफिसर फिर भी नहीं डिसाइड कर पा रहा कि एक्चुअली में कौन पर्सन बेस्ट इंटाइटल्ड है टू दिस प्रॉपर्टी, या डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं कर पा रहा, तो रेवेन्यू ऑफिसर एक समरी इंक्वायरी, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें फास्ट डिस्पोजल होता है, देसी वाली इंक्वायरी करेगा, और ये डिसाइड कर लेगा कि हु इज बेस्ट इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, या फिर कौन जो है किसके फेवर में मुझे ऑर्डर पास करना है, और उस बंदे के फेवर में वो ऑर्डर पास कर देगा और बोलेगा कि इस बंदे को पोजेशन में डाला जाए, लैंड को इसको पोजेशन दी जाए, और अपनी एंट्रीज वगैरह भी सब कुछ करेक्ट कर लेगा। लेकिन अब मान लो कि कोई इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो डिस्प्यूट है वो सिविल कोर्ट में लेके चला गया, और सिविल कोर्ट ने कोई और ही ऑर्डर दे दिया, किसी और के बंदे के फेवर में ऑर्डर दे दिया, एक्स एंड वाई जेड कुछ भी ऑर्डर दे दिया, तो वो जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग हो जाएगा, और रेवेन्यू ऑफिसर ने प्रीवियस कोई भी ऑर्डर दिया होगा ना, वो अब वैलिड नहीं रहेगा, जो भी सिविल कोर्ट जो ऑर्डर देगा ना वो मान्यता रखेगा, उसके हिसाब से जो है एंट्रीज वगैरह जो भी है करेक्ट होगी। देन सेक्शन 39 क्या बोलता है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 34 के अंदर कोई भी बंदा अगर राइट एक्वायर करता है एज अ लैंड ओनर, असाइनी, टेनेंट, कुछ भी,
तो उसको पटवारी को बताना है। लेकिन मान लो उसने पटवारी को नहीं बताया विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट व्हेन ही एक्वायर्स द राइट। तो फिर क्या होगा, जो कलेक्टर होता है ना अपना, वो अपने डिस्क्रेशन पे, अपने मतलब कि जो जैसे उसको ठीक लग रहा है, वो उस पे जो बंदा है जिसने इन्फॉर्म नहीं किया, उस पे मैक्सिमम फाइन कितना लगा सकता है, 5 टाइम्स ऑफ द म्यूटेशन फी। तो म्यूटेशन फी क्या थी कि जैसे कि मान लो कोई भी चेंज हुआ है राइट में, जैसे कि आप लैंड ओनर बन गए, साइनी बन गए, तो फिर जब आप पटवारी को बताते हो ना ये सब कुछ, तो पटवारी अपने रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में कुछ चेंजेस करने के लिए आपसे एक स्टैंडर्ड फीस लेता है। तो फिर जो कलेक्टर है ना, वो आप पे मैक्सिमम फाइन जो इम्पोज कर सकता है वो 5 टाइम्स ऑफ दैट म्यूटेशन फी इम्पोज कर सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम फाइन है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं लगा सकता, इससे नीचे तो लगा सकता है। देन उसके बाद क्या है, सेक्शन 41 बोलता है राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स। तो ये कुछ चीजों के नाम लिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो इनकी ओनर होती है और गवर्नमेंट के पास फुल राइट्स होते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। सेक्शन 42 प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, क्वेरीज एंड वेस्टलैंड। अब है ना कुछ ऐसी लैंड्स होते हैं जिनसे रिलेटेड ओनरशिप है ना क्लियरली डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखे गए, तो इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रिजम्पशन बनाए हैं। इसमें ये लिखा है कि अगर जो रिकॉर्ड्स है वो 18 नवंबर 1871 से पहले के हैं, और अगर उन रिकॉर्ड्स में ऐसा साफ साफ नहीं लिखा कि ये फॉरेस्ट है, ये क्वेरी है, ये वेस्टलैंड है, वो लैंड ओनर्स को बिलोंग करती है, तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि ये जो फॉरेस्ट, क्वेरीज और वेस्टलैंड है वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। लेकिन अगर जो रिकॉर्ड्स है वो आफ्टर 18 नवंबर 1871 बने, और उसके अंदर अगर क्लियरली नहीं लिखा कि ये कुछ लैंड्स है, फॉरेस्ट, क्वेरीज, वेस्टलैंड, इसकी ओनर गवर्नमेंट है, अगर ये ऐसे साफ साफ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे कि नहीं, इसकी जो ओनर है वो गवर्नमेंट नहीं है, इनके ओनर लैंड ओनर्स ही है। लेकिन अब मान लो हम ये जो हमने प्रिज्यूम किया था ना कि जो रिकॉर्ड्स है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बिफोर 18 नवंबर 1871, जिसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि फॉरेस्ट, क्वेरीज, वेस्टलैंड जो है वो लैंड ओनर्स को बिलोंग करते हैं, तो हम उसमें प्रिजम्पशन कर लेते हैं कि वो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। तो अगर हमें हमें इस बात को रिबट करना है, इस बात को गलत ठहराना है, तो हम कैसे इसको गलत ठहरा सकते हैं? तो इसमें ये बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट, ओल्ड असेसमेंट रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। या तो कोई ओल्ड रिपोर्ट्स है जिसमें ऐसा लिखा हो कि जो फॉरेस्ट लैंड्स वगैरह है वो लैंड ओनर की है, वो गवर्नमेंट वगैरह के पास नहीं बिलोंग करती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि जिससे हम गवर्नमेंट के फेवर में जो प्रिजम्पशन है वो रिबट कर सकते हैं। या सेकंड का पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपैरिजन विद सिमिलर विलेजेस शोइंग दैट सच लैंड वाज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू। इसका क्या मतलब है, मान लो दो विलेजेस है, एक विलेज है ए, एक है बी। ए के पास फॉरेस्ट लैंड्स है लेकिन उनका भी ओनरशिप क्लियर नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पास बिलोंग करती है या लैंड ओनर के पास बिलोंग करती है। और एक बी विलेज है जिसके पास कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ठीक है। और ये जो दोनों विलेजेस है ना वो बिल्कुल सिमिलर ही है, मतलब लैंड एक जैसी है, साइज एक जैसे, सब कुछ सेम है। तो मान लो अगर बी विलेज में जो लैंड ओनर्स है वो 50 रुपए लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो फिर जो ए है वो भी कितना, वो 50 रुपए ही देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, अगर सेम टाइप की लैंड है। लेकिन अगर मान लो यहाँ ए जो है, ए विलेज के जो लैंड ओनर्स है, अगर जो फॉरेस्ट है अगर उनको ही बिलोंग करता है, तो फिर उनका जो लैंड रेवेन्यू है वो 50 से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट का भी तो लैंड रेवेन्यू पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो जो फॉरेस्ट है अगर उनका है ही नहीं, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है, तो फिर वो 50 रुपए ही पे करेंगे जैसे बी कर रहा है, क्योंकि बी के पास भी तो फॉरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर जो ए है, ए के जो लैंड ओनर्स हैं उनको बिलोंग करती है फॉरेस्ट लैंड, तो उनका लैंड रेवेन्यू 50 नहीं होगा, 50 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड का भी रेवेन्यू पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन अगर जो फॉरेस्ट लैंड है वो उनकी है ही नहीं, उनके पास ओनरशिप ही नहीं है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, तो फिर वो बी की तरह ही 50 रुपए ही पे करेंगे, उससे ज्यादा तो पे करेंगे नहीं। तो इससे हमें हिसाब लगा सकते हैं हम कि अच्छा, कि ए और बी सेम टाइप के विलेजेस है, बी जितना रेवेन्यू दे रहा है उतना ए जो है उससे ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अच्छा ए जो विलेज है वो ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब इसके पास फॉरेस्ट लैंड है, तो और वो फॉरेस्ट लैंड का भी रेवेन्यू दे रहे हैं, तो यानी कि इसकी ओनरशिप लैंड ओनर्स के पास बिलोंग करती है, गवर्नमेंट के पास बिलोंग नहीं करती। तो इसके बेसिस पे हम जो गवर्नमेंट के फेवर में जो प्रिजम्पशन है उसको रिबट कर सकते हैं। सेक्शन 43 तो देखो कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट अपना हक लेती है 41 या 42 सेक्शन के अंदर, और अगर इसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो जाता है तो वो उसको कॉम्पनसेशन पे करेगी, ये सब कुछ सेम ही है। फिर सेक्शन 44 क्या बोला हुआ है कि जो भी हम एंट्री करते हैं, जो पूरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है या एनुअल रिकॉर्ड में, वो सही ही माना जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको ये बोले कि नहीं ये तो गलत है, या फिर क्या है, मतलब प्रूव कर दें कि ये गलत है, या फिर क्या है कि कोई हम उसको अमेंड करके, उसको करेक्ट करके कोई नई लॉफुल एंट्री ना कर दें, तब तक ये माना जाएगा कि जो भी एंट्री रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में हमने पहले से की करी है या एनुअल रिकॉर्ड में की है वो बिल्कुल सही है। फिर सेक्शन 45 बोलता है कि अगर किसी भी बंदे को दिक्कत है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में या एनुअल रिकॉर्ड में जो एंट्री की गई है वो सही नहीं है, तो फिर वो सिविल सूट कर सकता है। और सिविल सूट जो है वो किसके अंडर फाइल होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो ये हमारा हो गया पूरा रिकॉर्ड से जो भी सेक्शन से वो डील। अब नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट।
नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 असेसमेंट। सेक्शन 48 बोलते हैं असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो आपके पास किसी भी प्रकार की लैंड है, कहीं पे भी सिचुएटेड है, आपको गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करना ही पड़ेगा। बट एक्सेप्शंस क्या है, अगर कोई ऐसी लैंड है जो कि क्या है, या तो लॉ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एग्जेम्प्ट हो सकती है लैंड रेवेन्यू से। या फिर अगर वो विलेज साइट लैंड है, यानी कि क्या है, वो एक ऐसी लैंड है जिससे कोई भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आ रही है, जैसे कि स्ट्रीट्स हो गई या फिर लेन्स हो गई, कोर्टयार्ड्स हो गए ऐसे, या फिर हाउसेज हो गए, ये सब जो है वो एक्सक्लूड होंगे। अब अगर मान लो किसी बंदे के पास बहुत ही छोटी सी लैंड है, जैसे कि अप टू 5 स्टैंडर्ड एकर्स है पंजाब की स्टेट में, तो उन्हें लैंड रेवेन्यू पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो सच सच सब कुछ अथॉरिटी को बताएं कि उनके पास क्या लैंड है क्या नहीं है, सब कुछ आपको सच सच बताना है अथॉरिटीज को। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके पास पेनल्टी लग सकती है अप टू 20 टाइम्स द नॉर्मल लैंड रेवेन्यू। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी लैंड रेवेन्यू है ना, वो उसका असेसमेंट कैश में होगा, यानी कि जो भी कैलकुलेट करेंगे ना कि कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, वो सब कुछ कैश में डिसाइड होगा। और मान लो जो लैंड है अगर वो एग्जेम्प्टेड भी है, कि मतलब उसको उस पर्टिकुलर लैंड से लैंड रेवेन्यू नहीं जाएगा, फिर भी उसका असेसमेंट होगा, क्योंकि जो असेसमेंट होता है और जो पेमेंट होती है वो अलग अलग बात होगी। असेसमेंट का क्या मतलब है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इस लैंड से कितना टैक्स जाना चाहिए, लेकिन अगर लैंड एग्जेम्प्ट भी है ना, फिर भी उसके बाद भी उसका लैंड का पूरा असेसमेंट होगा कि अगर इसको लैंड रेवेन्यू देना होता है इस लैंड से, तो फिर कितने पैसे देते हैं, ये सब कुछ फिर भी होगा। अब जो भी आप लैंड का रेवेन्यू पे करोगे ना, वो आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो क्या है फिक्स एनुअल चार्ज, यानी कि लंप सम आपने दे दिया पूरा एनुअली, या फिर क्या है इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया, या फिर आप किसके बेसिस पे दे सकते हो, रेट्स पर एकड़, यानी कि पर एकड़ पे कितनी जो है आपका एरिया आपने कल्टीवेट किया, या कितनी क्रॉप्स ग्रोन हुई, या फिर कितनी हार्वेस्ट हुई, उसके बेसिस पे जो है आप अपना लैंड रेवेन्यू दे सकते हो। सेक्शन 48 है, बोलते हैं बेसिस ऑफ द असेसमेंट। तो अब कैसे एस्टिमेट होगा, अगर मान लो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट और ग्रुप ऑफ एस्टेट्स। इसको सिंपल भाषा में ये होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, पहले ये देखेगी कि कितनी इनकम इस पर्टिकुलर लैंड से जनरेट हो सकती है, ठीक है, और फिर उसमें से माइनस कर देगी जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस थे। मान लो कि आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और आपकी ईयरली इनकम जो भी हार्वेस्ट या क्रॉप्स वगैरह से 1 लाख रुपए हुई है, ठीक है, लेकिन आपने आपके जो एक्सपेंसेस उसके अंदर हुए सीड उगाने में, ठीक है, लेबर वगैरह रखने में, वो 40,000 हुए, तो 1 लाख से 40,000 माइनस कर दोगे तो 60 लाख। तो हम ये मानेंगे कि आपका जो नेट वैल्यू जो आपको मिली उस पर्टिकुलर लैंड से वो 60,000 है। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करेगी ना, तो वो 60,000 के बेसिस पे कैलकुलेट करेगी, ना कि 1 लाख रुपए के बेसिस पे, क्योंकि यार 1 लाख तो जो है वो आपने कमाए, लेकिन उसमें से आपके एक्सपेंसेस भी तो 40,000 खर्च हुए ना, तो इसलिए जो बचा यानी कि 60,000 वो मानेंगे कि वो आपकी नेट वैल्यू हुई, तो उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट है उसके प्रोपोर्शन पे टैक्स वगैरह आपसे लेगी। अब मान लो अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, कि मतलब ऐसी लैंड है जिसपे क्या है शॉप्स बने हुए हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई है, हाउसेस बनी हुई है, तो उसका दो चीजों से कैलकुलेट होगा। एक तो होता है नेट लेटिंग वैल्यू ऑफ द लैंड, यानी कि मतलब अगर इस जो लैंड है अगर हम इसको किराए पे देते हैं तो मतलब कितनी जो है अप्रोक्सीमेटली इनकम जनरेट हो सकती है, या फिर मान लो कि कितनी इस जो पूरी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसकी मतलब एवरेज या मतलब ऊपर ऊपर से मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो उसके बेसिस पे जो है हम इम्पोज करते हैं टैक्स। तो देखो अभी तो हमने ऊपर बता दिया था कि कैसे किस बेसिस पे जो है हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब सेक्शन 48 बी जो है वो लिमिट भी बता देते हैं कि इतनी लिमिट से ज्यादा आप लैंड रेवेन्यू नहीं ले सकते। तो अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो कितना, 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड नेट एसेट्स, मैंने आपको बताया था कि नेट एसेट जो भी है वो कैसे कैलकुलेट होंगे। देन अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो 2 से लेके 4% ऑफ द एवरेज मार्केट वैल्यू, और अगर खाली है जमीन वेकेंट लैंड है तो कितना, 1% ऑफ द एवरेज मार्केट वैल्यू। तो ऊपर वाले में 48 ए जो था उसमें हमने बताया कि असेसमेंट जो है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। 48 बी पे हमने लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा तो एक्सीड आप कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनरल असेसमेंट। तो इसमें सेक्शन 49 बोलता है नोटिफिकेशन ऑफ द इंटेंडेड रीअसेसमेंट। अब मान लो कि कोई भी एरिया है, ठीक है, उसको आपको उसका रीअसेसमेंट करवाना है, यानी कि आपको रीडिसाइड करना है कि लैंड रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो वो आप खुद से नहीं कर सकते, आपको पहले किसकी परमिशन लेनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, पूरा नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह डालना पड़ेगा, उसके बाद आप रीअसेसमेंट कर सकते हो। और जब स्टेट गवर्नमेंट परमिशन भी देती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स वगैरह ले डाउन कर सकती है कि अब कैसे असेसमेंट होगा, कैसे नहीं होना चाहिए, सब कुछ।
सेक्शन 50 मोड ऑफ डिटरमिनिंग द असेसमेंट। अब ये जो पूरा जो असेसमेंट है ना, जनरल असेसमेंट जो भी होगा वो कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर पहले एक पूरा मेथड बना लेगा कि मैं कैसे कैसे जो है असेसमेंट करूंगा। तो फिर उसके बाद क्या है, जब बना लिया प्रपोज मेथड, उसको किसको सबमिट करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर। ये फाइनेंशियल कमिश्नर को सबमिट करेंगे। देन उसके बाद जो है फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो कंसल्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, पूरा फॉर्म एंड प्रोसीजर जो है वो बता देंगे रेवेन्यू ऑफिसर को कि ठीक है ऐसे ऐसे करो, जो भी जनरल असेसमेंट है वो तुम्हें ऐसे कैरी आउट करना है। सेक्शन 51 अनाउंसमेंट ऑफ द असेसमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? एक प्रपोज मेथड कर लेगा, उसको फाइनेंशियल ऑफिसर कमिश्नर के पास भेजेगा। फाइनेंशियल कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव वगैरह करेंगे और क्या करेंगे? पास कर देंगे ऑर्डर। फिर उसके बाद ये ऑर्डर रिसीव करने के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर देगा कि इस पर्टिकुलर एस्टेट को इतना लैंड रेवेन्यू देना, उतना लैंड रेवेन्यू देना, और उसको पब्लिकली भी अनाउंस कर देगा ताकि सब लोगों को पता चल जाए। अब पब्लिकली कैसे अनाउंस करेगा? नोटिस लगा दिया, विलेज रिकॉर्ड है, या मतलब न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, मतलब वेरियस मेथड से वो सबको बता देगा कि अब ऐसे ऐसे रिवाइज होने वाला है लैंड रेवेन्यू। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू ऑफिसर ये भी बताएं कि ये जो नया लैंड रेवेन्यू है वो कब से आपको देना है, मतलब कौन सी डेट से जो पुराना वाला लैंड रेवेन्यू वो सीज हो जाएगा, नया लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। तो अब मान लो कि अगर एक असेसमेंट सर्कल है, असेसमेंट सर्कल यानी कि बहुत सारे विलेजेस है जैसे कि, ठीक है, उनको आप एक साथ कंसिडर कर रहे हो एज अ यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि वो एक साथ मिलके लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो अगर असेसमेंट सर्कल की बात करें ना, तो उनका लैंड रेवेन्यू आप 25% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो मान लो जैसे कि पहले जो था वो लैंड रेवेन्यू ₹100 पर एकड़ दे रहे थे, तो आप मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हो? ₹125 पर एकड़ जो है उतने तक आप इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एस्टेट की बात करें, कोई ऐसी प्रॉपर्टी या लैंड जिसका सिर्फ एक ही इंडिविजुअल ओनर है, तो उसके बेसिस पे आप कितना इंक्रीज कर सकते हो? आप यू कैन नॉट एक्सीड मोर देन 2/3, यानी कि 66% ऑफ द प्रीवियस असेसमेंट से आप इंक्रीज नहीं कर सकते। 66% तक कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको इंक्रीज करना अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये जो लिमिट्स बताई है ना ऊपर, 25%, 66%, वो कुछ चीजों पे अप्लाई नहीं करेगी। यानी कि लैंड एक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक ऐसी लैंड जिसका जो असेसमेंट हो रहा है कि कितना उसको रेवेन्यू देना, वो पहली बार कैलकुलेट हो रहा है, तो उसके ऊपर ये सारे एक्सेप्शन नहीं लगेंगे। या फिर कोई एक ऐसी लैंड है जहाँ पे क्या है, ये कैनाल इरिगेशन जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, ये ऐसी लैंड जो कि क्या है स्पेशल असेसमेंट के अंदर आती है अंडर सेक्शन 59। या फिर जो ऐसी लैंड जो अर्बन असेसमेंट सर्कल्स के अंदर आती है, जिनको क्या है हमने म्यूनिसिपैलिटीज या अर्बन टाउन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये सारे जो है वो एक्सेप्शंस है, उन पे ये 25%, 66% ये सब कुछ अप्लाई नहीं होगा। देन सेक्शन 52 बोलता है अगर लैंड ओनर है या साइनी है या ये सब लोग जो है इनको कोई भी प्रॉब्लम है कि अमाउंट ऑफ असेसमेंट से, या मतलब कि फॉर्म क्या है, कौन से फॉर्म में देने हैं कंडीशन से, तो वो 30 दिन के विद इन जो है फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, इनको चेंज करो। फिर उसके बाद वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो इनकी सुनेगा, इनको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड वगैरह देगा, इनकी सुनेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको भाई। फिर उसके बाद अपना डिस्क्रेशन होगा, उसको अगर रीजंस ठीक लग रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, वरना रिजेक्ट कर लेगा। और साथ में रीजंस भी देने हैं कि क्यों मैं इनकी जो पिटिशन है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर क्यों मैं इनकी पिटिशन जो है वो रिजेक्ट कर रहा हूँ। सेक्शन 53 बोल रहा है कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट। अब हम मान लो कि जो भी हमारा रेवेन्यू ऑफिसर था ना, उसने पूरा असेसमेंट वगैरह कर लिया और ये भी बता दिया कि ये जो है कितना लैंड रेवेन्यू देना है और अनाउंसमेंट वगैरह हो गई, लेकिन तब भी हम उसको फाइनल नहीं मानेंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको कंफर्म नहीं करती थी। और स्टेट गवर्नमेंट के कंफर्म करने से पहले भी ये जो कमिश्नर है या फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं वो इस असेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब चेंज करने से पहले, इंक्रीज या डिक्रीज करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको लैंड ओनर्स को नोटिस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो लैंड ओनर्स होंगे उनके पास चांस होगा कि अगर उनको डिस्प्यूट करना है कि नहीं ये जो है, या फिर उसके अगेंस्ट फाइल करना है कि नहीं आप ये जो है इसको इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या है उसको सबमिट करेंगे अपने जो भी कंसर्न्स है लैंड ओनर्स। देन उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो इंक्वायर करेंगे कि भाई क्या बात हो गई, क्या ऑब्जेक्शंस हैं इनके, और अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो सब कुछ बनाएंगे। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो अपनी भी रिपोर्ट बनाएगा, और फिर क्या है जो फाइनल कमिश्नर या जो फाइनल कमिश्नर होंगे वो उस रिपोर्ट को देखेंगे जो रेवेन्यू ऑफिसर ने बनाई है। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड्स को भी, जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी सुनेंगे, अगर मतलब फाइनेंशियल कमिश्नर या कमिश्नर को लगता है कि हमें इनको सुनना चाहिए, और फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन जो फाइनल जो होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करेगी कि आपने जो भी लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया है वो एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा।
सेक्शन 53A बोलता है ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट। तो अब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ बढ़िया है, असेसमेंट सही है, यही लागू होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर असेसमेंट है ना वो कितने साल तक चलेगा। तो यूजुअली कितना होता है, 40 ईयर्स होता है, मतलब 40 ईयर्स के बाद दोबारा से रिवाइज वगैरह हो सकता है, लेकिन 40 ईयर्स तक तो अभी फिक्स है, आपको इतना ही फिक्स अमाउंट जो भी हमने फिक्स किया वो आपको गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू पे कर। लेकिन मान लो कहीं पे भी इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि अब इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया है तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी कर सकती है। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट पीरियड होगा ना, इट वेरीज बिटवीन 20 टू 40 ईयर्स। बाकी जो नॉर्मल केसेस है उसमें तो हमने फिक्स कर दिया कि ये 40 ईयर्स के बाद ही होगा असेसमेंट। लेकिन अगर कहीं पे इरिगेशन सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस करा गया है तो उसका कितना रेंज करेगा, 10 टू 40 के बीच में भी हो सकता है। देन सेक्शन 54 यही बोल रहा है कि जो भी हमने असेसमेंट किया है वो मतलब बिल्कुल वैलिड होगा और वो कंटिन्यू इन फोर्स होगा अनटिल अनलेस न्यू असेसमेंट उसको रिप्लेस नहीं कर देता। सेक्शन 55 रिफ्यूजल टू बी लायबल फॉर असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ। अब मान लो जब अनाउंस हुआ है ना असेसमेंट की इतना जो है आपको लैंड रेवेन्यू पे वगैरह करना पड़ेगा, तो अगर उसके विद इन 90 डेज जो लैंड ओनर्स है वो मना कर देते हैं कि नहीं हम इतना लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, क्योंकि मे बी उनको लग रहा है कि इतना तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि हम इतने पैसे दे सकें और ये सब कुछ। तो फिर क्या कलेक्टर क्या करेगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो कलेक्टर है ना वो एस्टेट का पोजेशन ले लेगा। फिर उसके बाद अब ये जो एस्टेट है ना वो अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ही रहेगी, मतलब गवर्नमेंट इस पूरी लैंड की अब देख रेख करेगी। और इस लैंड में से 5 to 10% ऑफ नेट इनकम जो भी गवर्नमेंट कमाई है ना इस एस्टेट से, वो लैंड ओनर्स को चली जाएगी, और बाकी जो इनकम है वो क्या है, वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट स्पेशल असेसमेंट। तो जो लैंड रेवेन्यू होता है ना वो ज्यादातर जनरल असेसमेंट से फिक्स होते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है जिसमें हमें स्पेशल असेसमेंट का यूज करना पड़ेगा। और ये स्पेशल असेसमेंट कौन ही करवाता है, रेवेन्यू ऑफिसर करवाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये दे रखी है, मान लो कि पहले गवर्नमेंट ने किसी बंदे को कहा था कि तुम्हें लैंड रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कोई पुअर फार्मर है, मान लो उसको बोला था कि तुम्हें लैंड रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। या फिर जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने अपना राइट असाइन कर दिया था किसी दूसरे बंदे को, कि मतलब एक दूसरे बंदे को बोल दिया था कि तुम जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। लेकिन अब गवर्नमेंट अपना वो जो राइट वापस ले रही है, तो फिर स्पेशल असेसमेंट लागू होगा, जनरल असेसमेंट लागू नहीं होगा। अब सेकंड केस क्या बोल रहे हैं, वेस्ट लैंड अर्लियर हैड नो असेसमेंट एंड द गवर्नमेंट सेल्स इट, लीजेस इट, ग्रांट्स इट टू समवन। देखो सबसे पहले क्या था कि कुछ एक वेस्ट लैंड थी, ठीक है, अब उसमें ना कोई भी इकोनॉमिक काम, कोई भी एग्रीकल्चर या रेवेन्यू पर्पसेस के लिए वो यूज नहीं हो रही थी, इसलिए हम उस पर अब लैंड रेवेन्यू क्या ही लगाते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, या तो उसको क्या है लीज को लीज पे दे दिया या उसको बेच दिया। तो अब पर वो अब जो लैंड है ना वो दूसरा बंदा उसको इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, उसके अब इकोनॉमिक वैल्यू है एक्चुअली में। या तो उस पे उसने फर्टाइल कर लिया, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, मतलब कुछ भी है उससे मतलब पैसे आ रहे हैं। तो अब उस पे हमें लैंड रेवेन्यू तो इम्पोज करना ही पड़ेगा ना, तो अब हम इम्पोज करेंगे तो स्पेशल असेसमेंट से करेंगे, ना कि जनरल असेसमेंट से। या नेक्स्ट सिचुएशन है कि जो हमने पहले असेसमेंट डिसाइड किया था अब वो नो लॉन्गर वैलिड है, वो अनल्ड हो गया है, वो कैंसिल हो चुका है। या फिर क्या है, जैसे मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस किया था, जो लैंड ओनर्स है वो बोल सकते हैं कि नहीं हम ये जो लैंड रेवेन्यू है वो नहीं देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, जो भी एक्स वाई जेड फैक्टर है। तो कलेक्टर जो है वो मैनेज करता था, लेकिन जो कलेक्टर है वो लाइफ टाइम के लिए तो नहीं मैनेज कर सकता ना, वो कुछ टाइम के लिए मैनेज करेगा। तो जब कलेक्टर का मैनेजमेंट उस लैंड के ऊपर खत्म हो जाता है ना, तो हमें दोबारा से वो फ्रेश असेसमेंट उस लैंड का करना होता है पूरा। तो उसमें स्पेशल असेसमेंट अराइज होगा। देन उसके बाद मान लो कि असेसमेंट जो है हमें उसका रिवीजन करना है, क्यों, क्योंकि मतलब बाढ़ वगैरह आ गई थी, या ड्रॉट आ गया था, या कोई नेचुरल कैलेमिटी या एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी फैक्टर्स हुए, तो उसकी वजह से हमें दोबारा असेसमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो लैंड है वो भी तो चेंज हुई होगी ना, वो समान तो नहीं रह सकती। अगर कोई कोई कुछ भी ड्रॉट आया है, फ्लड आया है, तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, सब कुछ चेंज होता है। फिर उसके मान 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 लो कि जो इनकम आ रही थी, जो रेवेन्यू आ रहा था फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, पास्चर से, मिल्स, फिशरीज, ये हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया था, हम भूल गए। तो अब क्या है, जब हम दोबारा इसको इंक्लूड करेंगे लैंड रेवेन्यू में तो स्पेशल असेसमेंट की तौर से करेंगे, बाकी से जनरल असेसमेंट से नहीं। या फिर जब हमने मान लो पहले असेसमेंट किया था तो लैंड किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अब लैंड किसी दूसरे पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें स्पेशल असेसमेंट यूज करेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या है, नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ द लैंड। अब मान लो कि जो लैंड है उसका पहले ही असेसमेंट हो चुका है, लेकिन तब वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी। लेकिन अब क्या है, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, तो उसका दोबारा असेसमेंट होगा। मतलब वो उसका दोबारा हम स्पेशल असेसमेंट करेंगे, क्योंकि अब जो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है लैंड की वो तो चेंज हुई है ना, इसलिए उसको दोबारा असेसमेंट करने के लिए वो लायबल हो जाती है। तो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो मैंने आपको बताया कि पहले एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अब नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, तो स्पेशल असेसमेंट के लिए लायबल होगी। तो वो जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस थे ना, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, कि मान लो आपने कोई शॉप खोल ली, फैक्ट्री खोल ली, सिनेमा खोल लिया, या फिर क्या हाउस है, होटल है, ऐसे सब कुछ है।
ठीक है, लेकिन उसके अंदर आगे फर्दर बताया कि नॉन एग्रीकल्चरल में क्या-क्या चीज़ें नहीं आएगी। जैसे गार्डन्स हो गए, अगर आपने कोई गार्डन बना लिया, ऑर्चर्ड बना लिया, पास्चर हो गए या फिर क्या हाउस बना लिया है व्हिच इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस या फिर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है या पब्लिक चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। तो फिर क्या है, ये जो है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस नहीं कंसिडर किए जाएँगे, ये एग्रीकल्चर पर्पसेस की डेफिनिशन में ही आ जाएँगे। अब इसमें आगे बताया ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। मान लो कि एक लैंड है जिस पे एक हाउस है और वो जो हाउस है वो ओनर ही ऑक्यूपाई करके बैठा है और उस ओनर ने रेंट पे नहीं चढ़ाया उस घर को। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी है, लेस दैन 300 रुपीज है। अब आप बोलोगे कि अगर वो जो ओनर है वो उसने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है हाउस को और उसने रेंट पे नहीं दिया हुआ, तो फिर तुमने एनुअल रेंटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर ली? ऐसे कैलकुलेट की क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सिमिलर लैंड के और सिमिलर वैसी घर की देखेंगे, ठीक है, कि उसकी अप्रॉक्सिमेटली एवरेज के बेसिस पे एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी आ सकती है। तो अगर हमें पता चला कि अगर ये घर को रेंट पे देता तो इसकी एनुअल रेंटल वैल्यू लेस दैन रुपीज 300 आती, तो इसका कोई स्पेशल असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो कंफर्म कर सकते हैं स्पेशल असेसमेंट्स। और प्लस में इसका प्रोसीजर कैसा होगा, जैसे कि हमने बोला ना कि जनरल असेसमेंट और स्पेशल असेसमेंट, तो स्पेशल असेसमेंट का जो प्रोसीजर होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है जनरल असेसमेंट की तरह, लेकिन क्या है उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट जो भी है वो फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।